और अब बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के देखिए दीपक चौरसिया के साथ रायपुर में जी मंच से। लेकिन उससे पहले आज की चुनावी रिपोर्ट। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। तुष्टीकरण करने वालों को मानवता के दुश्मनों के साथ खड़े होने में संकोच नहीं हो रहा। पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहां पे एप्पल का नोटिस आता है, ये तोते का काम है। एफआईआर क्यों नहीं करते? एप्पल को प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं, आपको उठा के ले लो। सरकार इस मुद्दे पर बहुत कंसर्न्ड है और इस मुद्दे के तह तक जाएंगे। ये जो अटैक हो रहे हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं। हमारा स्टेट कौन, सरकार कौन? तो वो क्लियरली ये बता रहा है ये केंद्र सरकार की तरफ से प्रायोजित कार्यक्रम है। एप्पल की इन्वेस्टिगेशन के आधार पर अगर वो ये नहीं बता पा रहे हैं, इसमें भारत सरकार को लेकर उन पे आरोप लगाने का कोई औचित्य नहीं। ये आपका स्टेट एजेंसी या स्टेट की तरफ से हैक किया जा रहा है या जासूसी की जा रही है? न यहाँ कोई जासूसी का जेम्स बॉन्ड है और न बगिंग का बाहुबली। इसलिए जो है वो न किसी को डरने की ज़रूरत है न डराने की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और भारत दो चीजों के लिए जाना जाता है। एक जाना जाता है यहाँ के पर्व और त्योहारों के लिए और दूसरा जाना जाता है यहाँ के चुनावों के लिए। तो ताल ठोक के में आज हम बात करेंगे रायपुर से। रोजाना मैं आपके साथ स्टूडियो से बैठता हूं, लेकिन रायपुर, छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ अन्य 4 राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। और अगर चुनाव चल रहे हैं तो वहां का नब्ज टटोलना ये जी न्यूज़ की जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए मैं, मेरी साथी शोभना और जी न्यूज़ MPCG की पूरी टीम रायपुर के अंदर मौजूद है और हम जी न्यूज़ के मंच पर तलाश रहे हैं राज्य के मुद्दे, केंद्र के मुद्दे और उसके बाद आज 5 प्रदेश, कल सारा देश, इसके नतीजे क्या देंगे, 2024 के संकेत। तो इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे साथ 2 बड़े ही धाकड़ प्रवक्ता हैं। संजय निरुपम जी कांग्रेस से हैं, अजय आलोक जी भारतीय जनता पार्टी से हैं। आज तो राहुल गांधी जी ने जबरदस्त बैटिंग की है साहब, आज तो शुरुआत उसी से करते हैं। आपको लगता है राहुल जी का फ़ोन टैप हो रहा है और सरकार ये फ़ोन टैप करवा रही है क्योंकि राहुल जी ने पीसी की, एप्पल का क्लैरिफिकेशन आया, अश्विनी वैष्णव जी ने कहा? क्यों आपको लगता है कि जानबूझ के अपोजिशन लीडर को टारगेट करके उनके फ़ोन टैप करवाए जा रहे हैं? मैं राज्य के मुद्दे पर तो आऊँगा ही, लेकिन आज का यह बड़ा मुद्दा है क्योंकि राहुल जी ने इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देखिए, सरकार आई थी मोदी जी की मिनिमम गवर्नेंस के नाम पर। मिनिमम गवर्नेंस के नाम पे सरकार आई थी और उन्हें कहा था कि भाई हम बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जनता को अपने ढंग से काम करने देंगे। लेकिन पिछले 9.5 और 10 साल पूरे होने को हैं, आप लगातार देख रहे होंगे कि मोदी सरकार ने हर तरीके से एक कंट्रोल करने की कोशिश की है और सबसे ज़्यादा काबू में या नियंत्रण में रखने की कोशिश जो उनकी तरफ से वो विपक्ष के ऊपर हुआ। जिस तरीके से विपक्ष को प्रताड़ित किया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जिस तरीके से ED, CBI और इनकम टैक्स की एजेंसियों को लगा दिया गया है और बिना वजह, बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के। एक उदाहरण देता हूँ कि 10 सालों से राहुल जी और सोनिया जी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है जी। आज तक केस में कुछ आगे बढ़ा ही नहीं। राहुल जी को 50 घंटे तक बुला के इंट्रोगेट करते हैं, सोनिया जी को इस उम्र में, इनकी तबीयत ठीक नहीं, बुला के इंट्रोगेट करते हैं, घंटों कुछ निकल के नहीं आता। तो ये विपक्ष को हैरास करने की एक प्रवृत्ति इस सरकार में है। उसी प्रवृत्ति का एक हिस्सा है जो पेगासस निकल के आया था, जो इजराइल से उन्होंने एक स्पाई मतलब लोगों की जासूसी करने और फ़ोन के द्वारा उनकी पूरी जानकारी हासिल करने का जो एक पूरा एक सॉफ्टवेयर था वो इंस्टॉल कराया था। तो आज सुबह सुबह जो खबरें उड़ी
और उसमें कई अपोजिशन के नेताओं के बारे में नेताओं ने बताया कि उनके पास एप्पल से इस तरह का एक नोटिस आई है कि भाई आपको हम आगाह कर रहे हैं कि कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक होने जा रहा है आपके फोन पे। मतलब सरकार विपक्ष के नेताओं के फोन को टैप करके, हैक करके उनकी क्या एक्टिविटी है वो जानना चाहती है। ये सबसे पहले तो ये हैकिंग गलत चीज है, दूसरी ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है, और तीसरी बात सरकारों को इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। इस विषय को लेकर के राहुल गांधी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। मजेदार बात यह है कि जिस जल्दीबाजी से राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, तत्काल उसी स्पीड से एप्पल भी अपना क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि नहीं जी वो कुछ न कुछ तकनीकी गड़बड़ थी और ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। साफ दिख रहा है कि सरकार विपक्ष से घबराई हुई है। साफ दिख रहा है कि जो लोग गौतम अदानी के घोटालों और मोदी और गौतम अदानी के रिश्तों के ऊपर बहुत मुखर तरीके से बोल रहे हैं, उन लोगों को सरकार टारगेट करे। उसमें एक नंबर पर राहुल गांधी थे, जिनकी सदस्यता तक रद्द कर दी गई थी और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आकर उनको सदस्यता बहाल करनी पड़ती है। अभी एक जो बंगाल की हमारी महिला सांसद है, उनके बारे में भी सारी बातें निकल के आ रही हैं। तो सरकार ही कर रही है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन विपक्ष भी डरने वाला नहीं है, विपक्ष भी घबराने वाला नहीं है। हाँ, सरकार अगर ईमानदारी से काम कर रही है, सरकार ने कोई पाप नहीं किया है, सरकार ने कोई गुनाह नहीं किया, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, कोई क्रोनी कैपिटलिज्म का जो हम आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों में अगर दम नहीं है, तो सरकार को इतना ज्यादा कंट्रोल करने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है अजय आलोक जी, राहुल गांधी को परेशान कर रहे हैं आप और विपक्ष के बाकी नेताओं को भी। देखिए, ये निराधार आरोप लगाने की अब राहुल गांधी को आदत हो गई, हम तो ध्यान भी उतना नहीं देते हैं। अश्विनी वैष्णव जी ने क्लैरिफाई किया, एप्पल ने क्लैरिफाई किया कि एक साथ 150 कंट्री में लोगों को नोटिस गए हैं। ये फॉल्स अलार्म भी हो सकता है, लेकिन तब भी हर चीज़ में टीआरपी बटोरने की आदत है, तो मैं क्या करूं। करते रहे राहुल गांधी अपनी हरकतें, हर 15-15 मिनट पर रूप बदलते रहते हैं। तो ये नया रूप आज आया था, फिर कल नया रूप आएगा। बहरहाल आज हम लोग, आप दीपक जी, छत्तीसगढ़ की धरती पर बैठे हैं और आज सरदार पटेल जी की जयंती है। सबसे पहले उनको नमन, क्योंकि छत्तीसगढ़ जब पहले मध्य प्रदेश था और भारत में विलय होने के पहले तमाम सियासतों को जोड़ने का यहाँ पे सबसे बड़ा योगदान सरदार पटेल का था और मध्य प्रदेश अपने अस्तित्व में आया। तो आज उनको नमन। जिस पार्टी के साथ अब मैं डिबेट कर रहा हूँ, आज उन्हीं पटेल साहब को याद करते हुए मैं आपको याद दिलाता हूँ कि उनकी मृत्यु हुई 1950 में। इस देश में भारत रत्न उन्हें दिया 1991 में। नेहरू जी को भारत रत्न मिला 1954 में, मृत्यु हुई 1964 में। इंदिरा जी को भारत रत्न मिला 1983 में, मृत्यु हुई 1971 में, मृत्यु हुई 1984 में। राजीव गांधी जी को 1991 में भारत रत्न मिला, मृत्यु हुई 1991 में। तो राजनीतिक दृष्टि से इस पार्टी का क्या दृष्टिकोण रहा है, ये इसी से समझ में आ जाता है कि हमारे महापुरुष हों चाहे हमारा कोई भी हो, उनका पॉलिटिकल एंगल, उनका राजनीतिक व्यू इस देश के प्रति नहीं रहा है, सिर्फ एक परिवार के प्रति समर्पित रहा है। आज उसी परिवार के समर्थन के कारण कांग्रेसी जो भी हो, मेरे मित्र हों, संजय जी तो बड़े भाई जैसे हैं, वो ना चाहते हुए भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का अनुसरण उनको करना पड़ता है। इसीलिए मैं बताता हूं, ये लाभ हो गया कि ना चाहते हुए भी करना पड़ रहा है। मैं बीच में चाह के कर रहे हैं भाई, ना चाह के नहीं, चाह के कर रहे हैं, नहीं चाह के कर रहे हैं ना संजय भाई। मैं बताता हूं। अभी इन्होंने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने कहा था मिनिमम गवर्नेंस। मोदी जी ने मिनिमम गवर्नेंस नहीं कहा था, मोदी जी ने कहा था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। पहली बात तो ये, हम जो कहते हैं हम उसी के हिसाब से चलते हैं, और जिस शब्द को आप संभाल नहीं सकते हो तो उस शब्द को बोलना नहीं चाहिए। आज हम छत्तीसगढ़ की चर्चा करने आए। हमारा क्या मकसूद है? 15 साल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही, छत्तीसगढ़ ने अभूतपूर्व तरक्की की। पहला राज्य जो विकसित राज्य बन गया मात्र 5 सालों की अवधि में, वो छत्तीसगढ़ था। 15 साल तक चला। ठीक है, हम मानते हैं कि हमारी गलतियां थी, जनता हमसे उब गई थी, उन्होंने हमें बदल दिया। कांग्रेस को एक उम्मीद की तरह देखा, कांग्रेस को लाए 5 साल। लेकिन इन 5 सालों में कांग्रेस ने जो विश्वास तोड़ा है छत्तीसगढ़ियों का, कि 36 प्रहार किए हैं इसी छत्तीसगढ़ पे। 36 प्रहार मैं कह रहा हूं, और कहेंगे तो 36 गिनवा दूंगा, 1 से लेकर 36 तक। तो छत्तीसगढ़ियों का विश्वास तोड़ दिया। मॉडल क्या बनाया सरकार का? ये अद्भुत मॉडल है, पूरे देश में ऐसा नहीं मॉडल मिलेगा आपको। ये माचिस आपने देखा है ना, स्क्वायर होता है। ये स्क्वायर मॉडल पे छत्तीसगढ़ सरकार इन्होंने 5 साल चलाई है। स्क्वायर का पहला सर है सरकार, यानी कि कांग्रेस पार्टी। स्क्वायर का दूसरा सर है भ्रष्टाचार, जिससे पैसे आते हैं। स्क्वायर का तीसरा सर है धर्मांतरण, और स्क्वायर का चौथा सर है नक्सलवाद। ये चारों मिला के ये सरकार चल रही है। आप बस्तर घूम के आइए, आप उस एरिया में घूम के आइए, आपको अजीब सा माहौल मिलेगा। ये कह रहे थे कि नक्सलवाद में भी मेरे से पहले अखिलेश जी कह रहे थे कि 70% की कमी आई है। ना किस मुंह से बोलते हैं साहब?
पिछले 2 साल में 56 पुलिसकर्मी छत्तीसगढ़ पुलिस के मर गए, 26 सीआरपीएफ के पर्सनल मर गए। अभी संजय जी का एक स्टेटमेंट भी परसों आया था कि छत्तीसगढ़ सरकार को, भूपेश बघेल को नक्सलियों से बड़ी हमदर्दी है, पेपर में बड़ा बड़ा छपा। मुझे नहीं हो सकती है नक्सलियों से हमदर्दी, ऐसे नक्सलियों से जो मेरे देश के जवानों का खून बहाएं, उनको ब्लास्ट में मारे, मैं हमदर्दी नहीं करूंगा ऐसे लोगों को। मेरी पार्टी हमदर्दी नहीं करेगी। आप हमदर्दी रखिए, जवाब ले आप हमदर्दी रखिए। हम कमर तोड़ देंगे नक्सलियों की, और हम सत्ता में आएंगे 30 दिन के अंदर धर्मांतरण करने वालों की कमर तोड़ेंगे, उनको अपनी जगह पे पहुंचाएंगे, और नक्सलवाद को तो खत्म करना हमारा मुहिम है, हमारा लक्ष्य, हमारे गृह मंत्री कह चुके हैं। भूपेश बघेल को क्या नक्सलवाद से हमदर्दी, और क्या आपने ये बयान दिया है? आप पर आरोप लगा रहे हैं, इसलिए आप सामने बैठे। मैं दूंगा उसका जवाब दूंगा, बिल्कुल दूंगा। इससे पहले जो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की जो बात थी, जो उन्होंने मुझे दुरुस्त किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन क्या सचमुच मिनिमम गवर्नमेंट है? क्या सरकार के मंत्री भी सुबह शाम आगे पीछे नहीं देखते रहते हैं? एक मंत्री मुंबई में फॉरेन जा रहा है, मुंबई एयरपोर्ट पर वो टी शर्ट पहन के जा रहा था। एयरपोर्ट पे मैसेज आता है कि इस शक्ल में मत जाइए और थोड़ा सा सभ्य तरीके से जाइए। वो बेचारा तुरंत भर में टी शर्ट बदल लेता है। तो इसको मिनिमम गवर्नमेंट कहते हैं। एनीवे, ठीक है, आपने दुरुस्त किया, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। अब रह गई बात कि एक तो नक्सलवाद, ये सच है कि नक्सलवाद में 60 से 70% की कमी आई है। दूसरा सच ये है कि भूपेश बघेल की सरकार ने नक्सल प्रभावित गांवों में नक्सल प्रभावित किसानों और आदिवासियों का दिल जीतने का जबरदस्त प्रयास किया। लगभग 300 स्कूल बंद थे, उन स्कूलों को खुलवाया गया ताकि शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। जो तेंदु का पत्ता उस क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसाय है, उसको 2500 रुपये प्रति बोरा मिलता था, उसको 4000 रुपये करके दिया। जो महुआ जिसको 17 रुपये मिलता था प्रति किलो, आज 40 रुपये मिल रहा है। लगभग 56 वन उपज ऐसे हैं जिनके मिनिमम प्राइस जो है उसको बढ़ा के दिया गया। क्यों सब किया गया? ताकि जो आदिवासी समाज के लोगों को नक्सलवादी भड़काते हैं और उनको अपने ग्रुप में लेके जाते हैं, और जिसकी वजह से नक्सलवाद फल फूल रहा था, वो कम हो। तो ऐसे बहुत सारे प्रयास किए गए, बहुत सारे प्रयत्न किए गए हैं, जिसकी वजह से नक्सलवाद कम हुआ, नक्सलवाद की रीढ़ टूटी है। मैंने क्या कहा? बघेल जी को नक्सलवादियों से हमदर्दी, उन्होंने यह आरोप लगाया। हाँ, सबसे पहले जो इन्होंने सेंटेंस बोला है, वो सेंटेंस मैंने बोला ही नहीं है। हमदर्दी शब्द का तो इस्तेमाल मैंने किया ही नहीं। हाँ, मैंने ये कहा कि जो नक्सल प्रभावित लोग थे, जो नक्सलियों के प्रभाव में जीने वाले लोग थे, उनका दिल जीतने का भूपेश बघेल जी ने जबरदस्त प्रयास किया, और उसका नतीजा जमीन पर दिख रहा है। और नतीजा ये बोल रहे हैं कि जगदलपुर में जाने पर अजीब लगता, मुझे तो कुछ अजीब नहीं लगा। जिन रस्तों पे सुबह 12 बजे से लेकर रात को शाम को 6 बजे तक सिर्फ गाड़ियां चल सकती थी, 6 बजे के बाद कोई गाड़ी नहीं चलेगी, कोई आदमी मूव नहीं कर सकता, आज उन रस्तों पे रात को 10 बजे भी गाड़ियां घूमती हैं। ये एक सच है। उन्होंने क्या किया कि सीआरपीएफ के कैंप खोले, कैंप के लोगों को बुला करके क्या क्या भूपेश बघेल ने सरकार में आते हैं, सबसे पहले जितने स्टेक होल्डर्स थे उनकी मीटिंग की। स्टेक होल्डर्स में गांव के लोग थे, आदिवासी लोग थे, व्यापारी लोग थे, वहां के जर्नलिस्ट थे, सामाजिक संस्था वाले लोग थे। इस तरह के लोगों को कैसे करना है, क्या करना, हम यहां पर शांत करना चाहते हैं। लगभग 6 लाख परिवार रहते हैं उस पूरे विभाग में, तो 6 लाख परिवार को रोजगार दो, उसको आय दो, उसको कहीं ना कहीं इंगेज रखो डेवलपमेंट की एक्टिविटीज में, तो निश्चित तौर पर उससे दूर जाएंगे। और उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम शुरू किया, और उसको धीरे धीरे वो सभी लोग वहां से हटने लगे। अब हालात आगे ये हुए कि नक्सलवाद के नाम पर निर्दोष लोगों को मारा जाता था, मुठभेड़ की जाती थी। लगभग 1707 परिवारों की जमीन छीन ली थी रमन सिंह सरकार ने। उनकी जमीन को 4200 एकड़ जमीन वापस दिलवाई गई। जो निर्दोष लोग जेलों में थे उनको छुड़वाया गया ताकि वो मुख्य धारा में आए। और यह हर सरकार का धर्म है, यह हर सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर कोई व्यक्ति भटक रहा है, अगर हमारे गांव के लोग भटक रहे हैं, तो उनको सही रास्ते पे लाएं। इस देश में तो सरकारों ने डाकुओं के साथ समझौते किए, और आज उसका नतीजा है कि अब डकैती खत्म हो गई ऑलमोस्ट। अब डकैती बहुत ज्यादा, फिर गलत लाइन पे जा रहे हैं आप। डाकुओं के साथ समझौते हैं कि आपने नक्सलियों के साथ किए हैं, गलत लाइन पे जा रहे हैं। अरे नहीं, मैं गलत लाइन पे नहीं, मैं कह रहा हूं, मेरा अब थोड़ा सा कहने का आशय भी समझा करो दीपक भाई, पुराने आदमी हो, मेरे पुराने दोस्त हो यार। मैं कह रहा हूं कि डाकुओं को सरेंडर कराना, डाकुओं को कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, ये सरकार की सोच रही है। खुद वाजपेयी जी कहते रहे कि ठीक है, बोली और गोली की बात करते करते बोले कि आतंकवादियों से बात की जा सकती है, अगर वो गोली की भाषा बंद करें तो कहीं ना कहीं आपको जो भटके हुए लोग हैं, जो गलत रास्ते पे चलेंगे, वो आपके बीच के लोग हैं।
सारे नक्सलवादी गलत है ऐसा मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे नक्सलवादी दुष्प्रभाव में आकर के नक्सलवादी बन गए, वो आपके गांव के आदिवासी लोगों उनको वापस लाने का प्रयास होना चाहिए। इसमें सिंपैथी क्या, जो हमारे गांव के लोग अगर भटक गए तो उनको वापस लेके आऊंगा मैं। कानून का काम उसको उन्होंने दिल से बोला, उन्होंने लाग लपेट नहीं किया। जवाब बिल्कुल, मैं क्या गलत है उनकी बात में? देखिए कोई गलत बात नहीं है उनकी बात में, उनकी अपनी भावना है, जिसकी जैसी भावना वैसी बात बोलेंगे। अब मैंने इनको गलत कोट नहीं किया था, ये नवभारत रिपोर्टर जगदलपुर, ये पेपर का रिपोर्ट है मेरे पास, मोबाइल पे आप भी देख सकते हैं। इसमें साफ लिखा है, इन्होंने कहा है कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने 5 साल में नक्सलियों का दिल जीतने का काम किया है। तो दिल जीता है इन्होंने। अब एक मिनट हम आते हैं तेंदुपत्ता पे। एक मिनट, तेंदु पे बीच नक्सल, एक मिनट क्लियर कर दो अजय जी। नक्सलियों के प्रभाव में रहने वाले जो ग्रामीण लोग थे उनका दिल जीतने का प्रयास किया और ये बहुत अच्छा किया। नक्सलियों का दिल जीतने का प्रयास किया, मैं साबित करता हूं कैसे। मेरे पुराने दोस्त है, बीच में नहीं बोलूंगा। मैं साबित करता हूं, मेरे पुराने दोस्त हैं, मैं साबित करता हूं कैसे। इन्होंने तेंदुपत्ता की बात की। तेंदुपत्ता में इन लोगों ने 4,000 रुपये मानक प्रति बोरा खरीदा। हम खरीदते थे 2,500 रुपये मानक प्रति बोरा, उसमें हम ऐड करते थे 2,000 से लेके 13,500 रुपये का बोनस, और ताकि एक बोरे की कीमत एक एवरेज किसान को मिलती थी लगभग 6 से 6,500। हम तेंदुपत्ता खरीदते थे 15 दिन। ये तेंदुपत्ता इन्होंने खरीदना शुरू किया मात्र 3 दिन। इन्होंने सीधे बोनस को खा गए। तो तेंदुपत्ता की आय घटी या बढ़ी? आज ये सबसे बड़ा रोजगार का प्रश्न है। ये इन्होंने बोनस खा गई है। अब बोनस का इस्तेमाल कहाँ किया? पाटन में जाके बनवाया, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में हर्ब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहां पे ना तेंदुपत्ता उगता है ना बिकता है, वहां पे तेंदुपत्ता का रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला। ये तो इनका गवर्नेंस है। अब आइए मैं बताता हूं कि नक्सलीय सरकार और धर्मांतरण का संबंध कैसे है। अब मैं बता रहा हूं, ये फोर्सिबली धर्मांतरण करवा रहे हैं बस्तर में, सरगुजा में, हर जगह। और इनके कांग्रेस नेता, वहां पे चंदन करके कांग्रेस नेता हैं, एमएलए हैं, खुलेआम धर्मांतरण करवाने ऑन रिकॉर्ड है। पहली बार भारत के किसी जिला में हुआ है कि डीएम, एसपी या कमिश्नर तीनों ने सरकार को लिख के भेजा कि यहां धर्मांतरण की घटनाएं बहुत जोर से हैं, सरकार इस पर एक्शन ले। भूपेश बघेल सरकार चुप। मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि जब दिल्ली में आपके रिपोर्टर ने पूछा, बाकी रिपोर्टर्स ने पूछा धर्मांतरण के बारे में, तो मुख्यमंत्री का जवाब था कि अगर कोई धर्मांतरण करता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। ये एटीट्यूड है धर्मांतरण के बारे में। खैर एटीट्यूड कांग्रेस का मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस कर्नाटका में आते ही, पहले मैं खत्म कर लेता हूं धर्मांतरण पे बोल देते हैं, फिर आगे बोलना। आप जवाब दे दीजिएगा। कर्नाटका में सरकार में आते ही पहला कानून बदला तो धर्मांतरण पे बदल दिया। अब ये क्या करते हैं कि धर्मांतरण के लिए दबाव बनाते हैं। कोई रजिस्ट करेगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या कोई भी अगर उसको रजिस्ट करता है तो नक्सली उसकी हत्या कर देते हैं। ये काम हो रहा है बस्तर में। अभी राजनांदगांव में अष्टमी के दिन दुर्गा पूजा हम सभी हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एक गांव में दुर्गा माता की मूर्ति खंडित कर दी गई, उसको तालाब में फेंक दिया गया, और बिरजू बैकम नाम का व्यक्ति, उसने प्रण लिया कि हम मूर्ति फिर से स्थापित करेंगे, और वो पूजा कर रहा था मूर्ति की। अष्टमी के दिन उसके बीच बाजार कांग्रेस नेता के सामने उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई। प्रशासन अभी तक मौन है, हत्यारे गायब है। ये है लॉ एंड ऑर्डर। आप ठीक है, मैं बुरा नहीं मानता हूं, हर एक, हम लोग हिंदू हैं, आप दीपक जी हिंदू हैं, संजय जी हिंदू हैं, क्या हम लोग किसी को फोर्सिबली कन्वर्ट करवाते हैं क्या आप आओ पैसे लो हिंदू बन जाओ? कोई दूसरा अगर लालच देके मेरे पास फिर बड़े मुद्दे भी है, मैं तुष्टीकरण पे भी आऊंगा, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने आज बड़ी बात कही है केवड़िया में। मुझे धर्मांतरण पर तभी बोलना था लेकिन समय नहीं था। सच यह है कि पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में एक भी धर्मांतरण, तथा कथित धर्मांतरण जोर जबरदस्ती से नहीं हुआ। यह चैलेंज है, यह चुनौती है। लेकिन धर्मांतरण दूसरी बात, जोर जबरदस्ती से नहीं हुआ, लेकिन धर्मांतरण हुआ। ऐसा, हाँ ठीक, आता हूं। अभी भारत के संविधान में व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति अपना धर्म स्वतः बदल सकता है, लेकिन अगर उसको किसी प्रकार का प्रलोभन दिया जाता है, उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, बंदूक की नोक पर उसको उसका धर्म बदला जाता है, तो ये पाप है, गुनाह है, गैर कानूनी एक्ट है, और इसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। एक भी धर्मांतरण कोई ऐसा कि किसी ने जबरदस्ती लोभ देकर के किसी को किसी दूसरे धर्म में बदला हो, तो ये एक चुनौती है, और इस चुनौती का जवाब इनके पास नहीं हो सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा है कि जबरदस्ती अगर कोई धर्मांतरण कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी के लोगों को चूंकि हिंदुत्व का एक पोलराइजेशन वाली पॉलिटिक्स करनी है, तो बात बात पे धर्मांतरण शब्द का इस्तेमाल करना है। और जब जब बीजेपी ने मुद्दा खड़ा किया, भूपेश बघेल जी ने कहा भाई एक तो केस लाइए, मैं उसके खिलाफ तत्काल एक्शन लेता हूं। और आज तक कोई ऐसा केस पिछले 5 वर्षों में सरकार के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह धर्मांतरण के संदर्भ में सच्चाई है, और पूरे देश में धर्मांतरण कोई विषय नहीं है आज की तारीख में।
चाहे क्रिश्चियन मिशनरी हो या मुस्लिम समाज के लोग हैं, कोई किसी के साथ जबरदस्ती करके नहीं कर रहा है। हाँ, अगर कोई स्वतः अपना धर्म बदलना चाहता है, एक प्रश्न पूछ लो। नहीं, एक कोई स्वतः अगर अपना धर्म बदलना चाहता है तो मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी को ऐतराज हो सकता है। एक प्रश्न पूछिए ना। हम लोग छत्तीसगढ़ के मंच पे यहाँ पे सब बैठे हुए लोग रायपुर छत्तीसगढ़ से, आप ही लोग बताइए धर्मांतरण यहाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है? जो मानते हैं हाथ उठा दीजिए। अब दूसरी बात, तो एक केस लेके आइए, यहीं पर लेके आइए, उसके खिलाफ मैं मुख्यमंत्री के पास रिकमेंड करूंगा उसकी मुझे व्यक्ति उस संस्था के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। मैं एक प्रश्न अब ये सब तो अरे एक प्रश्न पूछ लीजिए, फिर मैं राष्ट्रीय मुद्दों पर जाऊंगा। आप दोनों राष्ट्रीय स्तर के अगर धर्मांतरण नहीं हो रहा है, सरकार आपकी है, डीएम आपके हैं, एसपी आपका है, कमिश्नर आपका है, जब डीएम एसपी कमिश्नर एक संभाग से मुख्यमंत्री को गृह सचिव कुछ पत्र लिखता है कि यहाँ धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ रही हैं, सरकार इसका संज्ञान ले, तो क्या ये इंगित करता है धर्मांतरण हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये आप ही के सरकार क्या हम कह रहे हैं भाई? कौन सा पत्र है, क्या पत्र है उस पर? अब वो कौन सा पत्र है कि नहीं है, जब तक पत्र सामने नहीं होगा तब तक उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती। पत्र है संजय जी, एनीवे तो ऐसा एक वेग बात मैंने बोला ये माचिस की सरकार है, माचिस का क्या काम होता है? आग लगाना। इन्होंने छत्तीसगढ़ में आग लगा दी है। छत्तीसगढ़ को इतना पीछे ले गए हैं, 36 वार किए हैं छत्तीसगढ़ पे, और उसका जवाब नहीं है। घोटाले की तो खैर मुझे बात ही नहीं करनी। छत्तीसगह में तो यहाँ जिससे पूछिएगा तो शराब घोटाला से लेके धान घोटाला से लेके पूरे, ये तो बिहार से भी आगे निकल गए भाई। बिहार में चारा घोटाला हुआ था, ये चारा के बाद जो गोबर निकलता है उसमें भी घोटाला, उसके बाद गाय माता में भी घोटाला, गोठान घोटाला पूरे देश में। और महादेव जुआ चलाने वाली पहली सरकार 15,000 करोड़ खा के बैठे हुए हैं। कहते हैं महादेव आपको केंद्र सरकार बैन क्यों नहीं करती है? अरे जो संरक्षण में 15,000 करोड़ रुपए हैं, उसके कारण आपके 2 IAS जेल में भाई साहब। अच्छा, ये उनका जवाब कौन देगा? पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी गाय के नाम पर राजनीति करती है। पहली बार छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार ने गाय का संवर्धन हो, गायों कि मतलब एक वायबिलिटी हो उसकी, जो लाइवलीहुड है, उसके लिए गोबर खरीदने की एक योजना बनाई। वो योजना इतनी उत्तम थी कि उत्तर प्रदेश में योगी महाराज जी ने उस योजना को कॉपी करके वहां पे लागू की है, और उस गोबर में घोटाला ढूंढ रहे हैं। अगर उस गोबर में घोटाला था तो योगी महाराज ने खरीदा, 100 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट दिया, 294 करोड़ का गोबर गया कहां? गोबर भी ढूंढ रहा है कि मैं कहां हूं? आप 5-5 हजार करोड़ का एडवर्टाइजमेंट मोदी सरकार हर साल देती, कम से कम ये सारी बातें तो आप मत बोलो यार। 8,000 करोड़ के विमान में मोदी जी घूमते हैं, आप कम से कम ये सब बातें आपने देखा दिया कभी बना? अब रिवर्स धान घोटाला, इनके जमाने में डान घोटाला हुआ था, नागरिक आपूर्ति निगम वाला घोटाला। उस घोटाले की जांच सरकार ने शुरू करवाई। भाई 5 साल सरकार में थे, क्यों नहीं किया? हाँ, बड़ा जेल में डाल देते। बहुत अच्छा सवाल किया, मुझे जवाब देने दीजिए 1 मिनट। मिली भगत, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। उसकी जांच शुरू हुई थी। वो जब नए चुनाव वाले तो जांच शुरू हो गई। 5 साल बैठ के क्या कर रहे थे? सेंटेंस तो होने दो भाई साहब। उसकी जांच शुरू हुई थी, हो नहीं रही है। धर्मपाल कौशिक और रमन सिंह जी का नाम था, ठीक है। उसके बाद धर्मपाल कौशिक जी जाते हैं हाईकोर्ट में, स्टे लेके आते हैं। अगर कोई घोटाला नहीं था तो स्टे लेने क्यों गए भाई? उस स्टे के खिलाफ ये सरकार लगातार लड़ रही है और हाईकोर्ट नहीं सुन रहा है। तो अगर आपने घोटाला नहीं किया तो जांच होने से क्यों रोक रहे हैं आप? अगर आप पाक साफ हैं, दूध के धुले हुए हैं, आपने किसी प्रकार का घोटाला नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट जाके ले आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में घोटाला हुआ, नहीं मिल रहा, स्टे नहीं हट रहा है, क्योंकि ये देखिए नहीं हटा रहा, ये भी इनकी समस्या है। चलिए मैं अब राष्ट्रीय राजनीति लीजिए। अब ये अगर ये घोटाला नहीं किया तो स्टे लेने क्यों गए? अच्छा, आप बोलेंगे आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? हम तो गए। प्रताड़ित कीजिएगा झूठ मूठ का फंसा के तो हम कोर्ट में ही जाएंगे, आप क्यों नहीं जाते हैं? लीजिए जी, आप भी तो गए थे, प्रताड़ना नेशनल हेराल्ड केस में गए थे ना, स्टे लेने, क्वैश करवाने। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया ना सोनिया गांधी राहुल गांधी को। बेल पे है ना? क्या हुआ? अरे भाई बेल पे है कि नहीं? मैं आप पे केस कर दूंगा और कोई कार्रवाई नहीं करूंगा तो बेल पे ही रहेंगे ना। बेल में थोड़ी रहेंगे। स्क्वैश करवाने, क्वैश नहीं किया क्यों? और टिप्पणी की कि केस में प्राइमा फेशिया मेरिट है, यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाइए। तो कहा गया कि भाई आप छानबीन करिए, 10 साल में छानबीन। कांग्रेस का पेट है कि नाद है, कितना खाइएगा? अरे भाई ऐसा है, 7 साल से खा 5.5 मिटती है माय डियर, 5.5 भाई। नहीं, ठीक है, आकाश पाताल तीनों भेज दिया संजय जी, आप ही के पूरा पीएम केयर फंड में आप खा रहे हैं, पूरा पीएम केयर फंड में आप खा रहे हैं, पूरा बॉन्ड धरती आकाश पाताल
कांग्रेस बेच के खा गई। जेम्स बॉन्ड की तरह इलेक्शन बॉन्ड में आप खा रहे हैं। अदानी जी के साथ आप लूट मचाए हुए हैं। 8,000 करोड़ के प्लेन में आप घूम रहे हैं। छत्तीसगढ़ से निकाला क्यों नहीं? आपकी बीजेपी सरकार में आने से पहले 600 करोड़ का उसके पास अडानी के गोदी में मुख्यमंत्री बैठे हुए राहुल गांधी कल कह रहे थे कि यहाँ के सीएम भी अडानी की बात सुनते रहते हैं। अडानी के नाम पे इतना चिड़िए मत। हम क्यों चिड़ेंगे अडानी के नाम से? एक बात बताइए संजय जी, आप मेरे दोस्त थे, लेकिन ये सवाल जो दिल से निकल रहा है, दिल से सवाल निकल रहा है। दिल से एक ही मेरे मन में सवाल है कि जिस बीजेपी का कैश डिपॉजिट 2014 में 600 करोड़ भी नहीं था, वो बीजेपी इतनी ईमानदार है कि आज उसके पास, उस पार्टी के पास 6,000 करोड़ का कैश डिपॉजिट है, 1,500 करोड़ का मुख्यालय बना लिया और ये कहते हैं मैं ईमानदार हूं जी। ये कौन सी ईमानदारी से बना जा सिखा दो, हम भी वो ईमानदारी सीख लेंगे। भाई साहब ऐसा ना जो रिटर्न फाइल होता है, ये इन्होंने आपसे ही सीखी है ईमानदारी। अच्छा तो ये ईमानदारी आपने कल सुप्रीम कोर्ट पे क्या बोला? एक काम कीजिए, आपने कल सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला? गंगा के स्रोतों की जानकारी की देने की जरूरत नहीं है, सरकार ने कहा। सर आपने सुप्रीम कोर्ट सरकार ने कहा कि चंदा के स्रोतों की सरकार मेरी नहीं आपकी है। ये तो आपके लिए अच्छी बात है ना? नहीं मेरे लिए अच्छी बात है, हम तो चाह रहे हैं। अगर स्रोत की जानकारी मिल जाए तो जॉर्ज सोरोस पकड़ा जाएगा। हाँ तो करिए ना भाई, कौन जॉर्ज सोरोस पकड़ा जाएगा। आप अपना पाप फॉरेन फंडिंग ले लेके कांग्रेस चल रही है। भाई सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार कहती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मेरे पास कितना पैसा है ये जानने का अधिकार देश के नागरिकों को नहीं है। और तब मैं जब सवाल उठाता भाई 6,000 करोड़ कहां से हो गया आपके पास? भाई कुछ तो बताओ, कौन सी ईमानदारी की आपने, जरा ये तो बताइए इस देश को। जवाब नहीं है, बोला नहीं फिर आपके लिए कर रहे हैं, मेरे लिए मत करिए। सब जगह जाइए, एक काम कीजिए, सब जगह जाइए और भी मन नहीं भरे तो कोर्ट पे एक एप्लीकेशन लगाइए कि बीजेपी एक्सप्लेन करे ये पैसे कहां से आया, फिर अपना भी एक्सप्लेनेशन जरा दे दीजिए। 70 साल का हमारी बात और इनके हिसाब से चले सुप्रीम कोर्ट तो देश का संविधान सुप्रीम कोर्ट के हाथों में है। जज साहब आप जज साहब मेरे हो गए, जज साहब आपके फेवर में फैसला देते हो। संविधान पे भरोसा नहीं है लेकिन इनको संविधान बचाना है, ठीक है ना? इनको कोर्ट पे भरोसा नहीं है लेकिन संविधान बचाना है। हाँ क्योंकि कोर्ट, अरे ये पार्टी डिरेल्ड हो गई है राहुल गांधी के चक्कर में, गए क्योंकि आप पूरी व्यवस्था को डिरेल कर रहे हैं। हम डिरेल नहीं, आपने पूरी देश की व्यवस्था हो गए। लो जी हम तो डिरेल हो गए क्योंकि फिर हम व्यवस्था को डिरेल कर रहे हैं। आप जो सुप्रीम कोर्ट में वो गाना है ना, सब कुछ सीखा हमने न सीखी और चियारी है, सच्चे दुनिया वालों की हमें अनाड़ी। ना 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 ना, मैं ये गाना इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि जो इन्होंने सीखा है आपसे ही सीखा है संजय भाई, लेकिन ये 21 निकल गए, आप 19 रह गए, अंतर इतना ही है। मानेंगे इस बात को? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। मैं ऐसा होता ना तो कांग्रेस पार्टी के पास 60,000 करोड़ का कैश डिपॉजिट होता आज। 70 साल हमने भी राज किया है, लेकिन ये तो 10 साल में 6,000 करोड़ पहुंच गए। अरे अब हम विदेश का तो अकाउंट्स नहीं देख रहे हैं, लेकिन एक मैगजीन में आया था, देखिए सोनिया गांधी आपने कहा दूसरी सबसे धनी महिला है। आपने बहुत अच्छी बात कह दी। अब आपने मोदी जी का वादा था कि विदेशों में काला धन जमा है, मैं लेके आऊंगा। कितना काला धन लेके आया जरा बताइए? मोदी जी के राज में अभी जो ईडी की रेट चल रही है ना, 1,72,000 करोड़ का सीजर हो चुका है। कहां सीजर हुआ? 1,00,000 क्या बात कर रहे हैं? अरे मेहुल ऑफिशियल फिगर में बोलता हूं मैं, इधर उधर की बात नहीं बोलता हूं। बकवास फिगर। 1,72,000 करोड़ आपका अभी और निकलेगा। मोदी जी का मेहुल भाई 13,000 करोड़ का घोटाला करके फरार है। उधर नीरव मोदी घोटाला करके फरार है। जो बेचारे ये प्रियंका गांधी को वो भी फरार है, पकड़ते हैं। पेंटिंग प्रियंका गांधी को देके फरार हो गए। हाँ अच्छा, आपने इनका जानते हैं कि नहीं? कांग्रेस का एक स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, अद्भुत स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है। सुनिए, तभी हमारे 6,000 करोड़ जमा है। ये पेंटिंग बेच देते हैं 2 करोड़ का, लेकिन 2 करोड़ की जमीन खरीद लेते हैं 2 लाख में। वाह। और उसके बाद फिर ये अच्छा, ये दीदी जी जब 2 करोड़ की जमीन 2 लाख में खरीदी, उसके खिलाफ कार्रवाई करो ना। दीदी जी किसने रोका? वो पेंटिंग लेके 2 करोड़ में पेंटिंग बेच देंगे, अब 2 करोड़ की जमीन को 20 लाख में खरीद। बहुत अच्छा कहा आपने। ये कांग्रेस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स अद्भुत। कांग्रेस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स अगर गलत है, 2 करोड़ की जमीन 2 लाख में खरीदी गई, तो आप कार्रवाई करिए। आपके पास तो ईडी एसीबी आई है, बेल पे है कि नहीं? ये तो अच्छा, ये बेल पे है ना? बेल पे तो कल आप पे केस होगा, आप भी बेल पे रहोगे। केस होगा, मेरिट होगा तभी ना, नहीं तो क्वेश्चन हो जाता है। आप सिर्फ बेल पे रखने के लिए कर रहे हैं कार्रवाई? बेल पे है ना, बेल पे है ना, जेल भी जाएंगे, दिक्कत कहां है? 10 साल में तो कुछ नहीं कर पाए। आप भी जानते हैं न्यायिक प्रक्रिया। अभी आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे हमें भरोसा ही नहीं है। अब ईडी ने क्या बोला? ईडी ने क्या बोला? 5,900 केसेस हमने रजिस्टर किए। कितने लोगों को कन्विक्ट किया आपने? 23। अच्छा, एक बात पूछता हूं, 23। अब ईडी की बात करी ना, अरविंद केजरीवाल को 2 तारीख को ईडी ने बुलाया है। अब क्या अरविंद केजरीवाल पे कार्रवाई सही है? क्योंकि कांग्रेस भी वो पार्टी थी जिसने इस शराब घोटाले के मुद्दे को उठाया था। नहीं, कांग्रेस पार्टी है केस में। अच्छा, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी है केस में। मुझे है, वही तो कांग्रेस पार्टी ने उठाया। सुनिए ना 17 अक्टूबर को मेरे ख्याल से मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन थी सुप्रीम कोर्ट में।
सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज महोदय ने कहा कि भाई आपने इसको अंदर रखा हुआ इतने दिन से, कोई मनी ट्रेल तो दिख ही नहीं रहा। तो बोला नहीं है जी, हम आप साबित कर देंगे। कमाल की बात है, किसी आदमी को उठा के अंदर रख देते हैं। बेल रिजेक्ट हो गई भाई, इतिहास में उनकी बेल रिजेक्ट हो गई। बात तो कहने दो ना साहब, भाई सुप्रीम कोर्ट कल दीपक भाई मेरे पुराने दोस्त, पूरी बात सुनो, पुरानी दोस्त नहीं बोलूंगा, पूरी बात सुनो। तो 17 अक्टूबर को संजय जी को खुद हंसी आ रही है अपनी बात बोलने में। 17 अक्टूबर को जज साहब कहते हैं कि भाई कोई मनी ट्रेल तो है नहीं, फिर आपने क्यों इसको अंदर रखा है? बोला मनी ट्रेल है, हम साबित करके देंगे। तब तो कुछ नहीं था। अभी कल जो बेल रिजेक्ट हुई है उसमें 328 करोड़ का मनी ट्रेल आ गया और जज साहब बोला हाँ मनी ट्रेल दिख रहा है। मतलब 15 दिन में ऐसी जबरदस्त छानबीन होती है कि जो मनी ट्रेल 17 अक्टूबर को नहीं दिखता वो 30 अक्टूबर को दिख जाता है। अगर ऐसी बात थी संजय भाई ऐसी बात थी जैसा आप कह रहे हैं, तब कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस में पार्टी क्यों बनी? ये एक बड़ा अच्छा सवाल है आपका। अच्छा सवाल तो है, जवाब अच्छा होना चाहिए। तो मेरा कहना है अरविंद केजरीवाल को बुलाना सही है पूछताछ के लिए, और अगर गिरफ्तार हो जाए तो सही है या गलत है, ये बता दीजिए। ऐसा है सचमुच शराब घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? अब सुन लो जरा, थोड़ा धीरज रखा। सचमुच शराब घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? कम से कम आज के जमाने में जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी लो हो गई है, इस पर एकदम से कुछ कहना मुश्किल है। तो पहले कांग्रेस ने कैसे कह दिया कि ये एक भ्रष्टाचारी है, इन्होंने शराब घोटाला किया है? हाँ, तो आपके दिल्ली के नेताओं ने। हाँ, तो आपके केंद्रीय नेता मुझे पता है, एक दो लोगों ने इस तरह के नोटिस लेटर भेजा, मुझे पता है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ऑफिशियली कहा आज इस सरकार की क्रेडिबिलिटी इतनी डाउन हो गई है, ईडी और सीबीआई के कामकाज के ऊपर इतना संदेह पैदा हो गया है कि किसी भी आरोप में दम है प्राइमा फेसाई, ये कहना मुश्किल है, ये स्वीकार करना मुश्किल है। इसलिए आपका जो सवाल है उसका जवाब एकदम से अभी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पता ही नहीं कि घोटाला हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, अलायंस अगर नहीं होगा तो अब मैं बता, चोर हो जाएंगे वो। अब पता ही नहीं कि इसमें घोटाला हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपसे अलायंस नहीं हुआ तो घोटाला किया है ना उनने। मैं बोल रहा हूं इसमें अभी तक पता, मैं तो सरकार जो दिल्ली की सरकार है, केंद्र सरकार है, वो इतनी ज्यादा लो लेवल पे चली गई है, बगैर किसी केस के, बगैर किसी कंटेंट के, बगैर किसी तथ्य के जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को लगातार हैरास किया जा रहा है। हमारे यहाँ के एक संजय राउत है, उनको उठा के फर्जी केस में डाल दिया। हाईकोर्ट ने पूछा कि भाई इसके खिलाफ तुम्हारे पास क्या केस है? ईडी के पास कोई जवाब नहीं था। एक दिन मैं देख रहा था कलकत्ता हाई कोर्ट के किसी जज का वीडियो, बड़ा दिलचस्प वीडियो था। मैडम थी, वो ईडी वाले से पूछ रही थी कि इसका जवाब तो है तुम्हारे पेपर? इसका ना अभी नहीं है। नहीं है तो कैसे केस के? इसका जवाब दो, ये पेपर है तुम्हारा? कोई पेपर नहीं है, उठा के अंदर डाल दिया है। तो ये सरकार, इस सरकार ने जो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग शुरू किया, उससे यही हम बार बार कह रहे हैं कि आप सरकार की क्रेडिबिलिटी खत्म कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था को पटरी से उतार दिया। बात आपकी मान ली, पर आपकी पार्टी क्यों खिलाफ बोल रही थी अरविंद केजरीवाल के? क्या इस लो क्रेडिबिलिटी के सरकार के साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी मिली हुई थी? ठीक है, प्रारंभिक तौर पर हमारे किसी नेता को लगा कि भाई ये जो लीकर पॉलिसी चेंज हुई है दिल्ली में, इसमें कुछ गलत हो सकता है, उसने केस किया। लेकिन आज लग रहा है कि नहीं हुआ गलत। अभी तो आप तो सरकार के हाथ में, हमारे हाथ में थोड़ी। आप हम जांच कर रहे हैं क्या? आप जांच कर रहे हैं, मैं जांच कर रहा हूं क्या? और जो लोग जांच कर रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी है क्या? चलिए अब एक राष्ट्रीय मुद्दे पर आता हूं। राष्ट्रीय मुद्दा क्या है? मैं एक लाइन बोल दूं, एक लाइन बस। देखिए, आप मेरे पुराने दोस्त नहीं हैं। आप मेरे पुराने दोस्त नहीं हैं। नहीं, संजय भाई हैं। आप संजय भाई के पुराने दोस्त रहिए। आप तो, हम लोग आपको बहुत इज्जत करते हैं, आप वो सीनियर आदमी हैं। मैं एक बात संजय भाई को कहता हूं कि इंडियन नेपोटिस्ट डकैट्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन को जवाब कभी नहीं मिलेगा किसी भी चीज का। क्या? इंडियन नेपोटिस्ट डकैट्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन, जो I.N.D.I.A है, नया नामकरण आपने किया था, मुझे नहीं मालूम था। इन आप लोगों को फिट बैठता है ना। नेपोटिस्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितने पार्टी हैं सब में परिवारवाद है। डकैत इसलिए कह रहा हूं कि जितनी पार्टी है सब पे भ्रष्टाचार का आरोप है, सब जेल के दरवाजे पे खड़े हैं, बेल लेके बैठे हुए हैं। एसोसिएशन इसलिए बचाया हुआ है क्योंकि परिवार का समूल कहीं नष्ट नहीं हो जाए। और मोदी जी ने कसम खाई है कि हर भ्रष्टाचारी को जेल में भेज के मानेंगे और सारा पैसा निकालेंगे भी, और इसीलिए 1,72,000 करोड़ निकल भी गया है। दिक्कत इनको यही है कि अस्तित्व का प्रश्न है, मिल जाओ, लेकिन जब सवाल पूछा जाता है तो जवाब नहीं मिलता है। दिक्कत यही है। बस ठीक। अच्छा, एक मिनट जरा मैं खत्म कर दूं। अभी तो डकैत बोला इन्होंने, इससे पहले मोदी जी हमको आतंकवादी भी बोल चुके, इंडियन मुजाहिदीन तक बोल चुके हैं, फिर बोले सब इंडिया वाले गद्दार, पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये जनतंत्र का एकदम से नीचे स्तर पे जा रहा है। अपोजिशन को इस तरह से आप एड्रेस नहीं कर सकते।
जनतंत्र अगर जिंदा है ना तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की उपस्थिति में जिंदा। ऑपोजिशन हमारे नवीन पटनायक भी है, लेकिन जिस तरीके से हाँ, क्योंकि वो आपके साथ हमेशा ऑपोजिशन में आप ही के उस इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार भी हैं, उनको तो हम नहीं डकैत कहते हैं। आपने पूरा इंडिया अलायंस को डकैत बोला, पूरा इंडिया अलायंस को डकैत बोल रहे हैं। जो डकैत उसको डकैती नहीं कहेंगे। मतलब ये है कि खुलेआम डकैती छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं तो डकैत नहीं बोले आपको। कहने का मतलब है कि विपक्ष को जरा सम्मान देने की आदत सीखिए, इससे और कुछ नहीं। जनतंत्र जिंदा रहेगा, वरना जनतंत्र हमेशा मर जाएगा, फिर आप भी जीने के लायक नहीं रहेंगे। जनतंत्र है तो आप आज बोलने के लायक हैं, आज लोग यहाँ सुन रहे हैं और पूरे देश में आपकी आवाज जा रही है, तो कृपया करके जनतंत्र को नष्ट न करें। खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया है। आप ही ना कहते हैं कि घोषित इमरजेंसी है, अभी आप कह रहे हैं जनतंत्र। थोड़ा बहुत बचा कुछ अपनी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करना कोई कांग्रेस से सब हम ही लोग आपके डिबेट में कितनी बार बोल चुके हैं लोकतंत्र नहीं बचा, अघोषित इमरजेंसी है, अभी कह रहे हैं जनतंत्र बचा हुआ है, जनतंत्र बचा रहेगा। तो भाई आप जिस तरीके से जनतंत्र है ना, नहीं थोड़ा बहुत बचा है वो भी खत्म किए जा रहे हैं आप। थोड़ा बहुत तो बचा वो भी खत्म कर रहे हैं, और अगर हम लोग शांत हो जाएं तो भी खत्म कर देंगे आप, इसलिए तुम लड़ रहे हैं। आज का एक बड़ा मुद्दा यह है कि प्रधानमंत्री ने तुष्टीकरण को लेकर कांग्रेस पर हमला किया है। सोनिया जी कितना घिसा पिटा मुद्दा है यार, आज से अपीसमेंट टू नन, ये अडवाणी जी की लाइन थी। छोड़ो ना, ये छोड़ने नई बात करो ना, नई बात करो ना। सवाल सुन लीजिए, ये संदर्भ में, ये उस संदर्भ में है जो सोनिया जी ने पत्र लिखा जिसमें उन्होंने हमास के आतंकवाद की निंदा नहीं की, लेकिन इजराइल की निंदा की और कहा कि यूएन के प्रस्ताव पर भारत को वोटिंग करनी थी। अब प्रधानमंत्री यहां पर क्या कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की सोच इतनी खतरनाक है कि वो आतंकियों को बचाने पर उतारू हो जाती है। यानी आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमास का समर्थन कर रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले आतंकियों को बचाने के लिए अदालत तक पहुंच जाते हैं, ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और उसके बाद तुष्टीकरण करने वाले समाज और देश के खिलाफ हैं, इसके लिए उनका स्वार्थ सर्वोपरि है। यानी आप तुष्टीकरण के नाम पर मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करते हैं, ये उन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन डे पे कहा है, सरदार पटेल की जयंती पर। ऐसा है, और सोनिया जी के हम वो लेटर के संदर्भ में कहा ऐसा है फिलिस्तीन के संदर्भ में महात्मा गांधी के जमाने से भारत की एक भूमिका है। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि फिलिस्तीन जो लैंड है ये फिलिस्तीनियों को बिलोंग करता है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अनवरत फिलिस्तीनियों के साथ एक, उनको अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार है, उनके अपना कंट्री होना चाहिए, उनका अपना नेशन होना चाहिए, ये भूमिका हमारी प्रारंभ से रही है। पहली बार पूरे विदेश नीति में एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया गया है, और जिस तरीके से मोदी जी ने या मोदी जी की सरकार ने या मोदी जी का विदेश मंत्रालय ने सरेआम इजराइल के साथ खड़े हो गए। ठीक है, हमास ने जो अटैक किया वो गलत था, हमास के अटैक को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन फिलिस्तीनियों को एक अधिकार है, फिलिस्तीनियों का वो देश है, फिलिस्तीनियों की वो जमीन है, इसलिए फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा रहना भी हमारा धर्म है। इसमें कोई हमास या फिलिस्तीन, क्या हमास फिलिस्तीन है, इस सवाल का जवाब नहीं। हमास और फिलिस्तीन में थोड़ा सा फर्क तो है, इससे इनकार नहीं कर सकते। आज जो बार CWC के रिजोल्यूशन में कहीं आतंकवादी हमले की निंदा की ही नहीं गई। किसमें? CWC के रिजोल्यूशन में। अगर आप इनको नहीं पता होगा, मैं नहीं पढ़ा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन फिलिस्तीन में जो गाजा में जो लोग रहते हैं, इस समय उनको पूरी तरह से वहाँ की जो लोकल बॉडी पे कंट्रोल है वो हमास का है। तो वो एक इलेक्टेड बॉडी या फिर वो कंट्रोलिंग बॉडी करके वो लोग काम कर रहे हैं, तो वो अपने आप को फिलिस्तीनी कह के चला रहे हैं। फिलिस्तीन और हमास से जुड़े जो लोग, हमास तो मतलब कोई विचारधारा तो नहीं है, वो तो एक संगठन है, उस संगठन से जुड़े लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिक्स होकर के रह रहे हैं। तो इसलिए फिलिस्तीनियों के समर्थन में खड़ा रहना हम सबका धर्म है, इसमें तुष्टीकरण नहीं है। ठीक है, फिलिस्तीनियों को जीने का अधिकार है, लेकिन यहूदियों को नहीं, इजरायलियों को नहीं। नहीं, ये कहाँ कर रहा हूं मैं, ये कहाँ कर रहा हूं मैं? हमास का चार्टर यही कहता है। नहीं, हमास यही कहता है कि यहूदियों के लिए पूरी दुनिया में कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। अगर इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़े पे अगर बात करना शुरू करेंगे, 4000 साल पुरानी कहानी है उनकी। 1948 में क्या हुआ, उससे पहले 1917 में क्या हुआ, ऑटोमन एम्पायर के बाद क्या हुआ, उसका अंग्रेजों ने क्या किया, उसके बाद कैंप डेविड में क्या हुआ, ओस्लो एकॉर्ड क्या है, अभी सब बोलना शुरू करेंगे लंबा जाएगा। लेकिन बुनियादी तौर पर वो जो पूरा पट्टा है, उस पट्टे पे फिलिस्तीनी रहते थे। 1948 के बाद वो वहाँ पर आकर वो लोग बसे और उन्हें अपना कंट्री, उनको एक रहने की जगह मिली। उसके बाद धीरे धीरे जो एक्सपेंशन का प्रोग्राम इजराइल का चला है वो कहीं ना कहीं घातक है, एंटी फिलिस्तीनी है, और भारत सरकार ने हमेशा यहाँ पर फिलिस्तीनियों के साथ अपने आप को खड़ा किया है। जब यासिर अराफात थे, उनकी और इंदिरा जी की जो तमाम मीटिंगें हुआ करती थी, उन मीटिंगों को आपको याद होगा, तो उस दरमियान से भारत की एक भूमिका रही है कि फिलिस्तीन को उसकी जमीन का अधिकार मिलना चाहिए, उसको उसका राष्ट्र मिलना चाहिए, और उसके खिलाफ तो इजराइल को तो 1948 में ही एक्सेप्ट किया गया ना भाई, सब लोगों ने तो उसको मान्यता दी। धीरे धीरे
करके। इजराइल को तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन क्या फिलिस्तीनियों ने इजराइल को एक्सेप्ट किया था 1948 में? क्या अरब वर्ल्ड ने इजराइलियों को पहली बार सऊदी अरब ने शायद इजराइल को मान्यता देने का फैसला किया था, और इसके बारे में बताया जा रहा है कि हमास का ये अटैक शायद उसी वजह से हुआ है। तो पहली बार अरब देशों में भी एक भूमिका बन रही थी। कई कंट्री ने उनको मान्यता दी है। मैं एक लाइन ऐड नहीं कर सकते, कई कंट्री ने दिया है मान्यता। एक जिम्मेदार देश भारत जो आतंक के इतने हमले देख चुका है, जिसने आतंकी दंश देखा है, चाहे वो मुंबई हमला जहां से संजय जी आते हैं, या कश्मीर हम देख चुके हैं, पंजाब देख चुके हैं, क्या ये राजीव गांधी जी की हत्या, इंदिरा गांधी जी की हत्या, इंदिरा गांधी जी की हत्या, राजीव गांधी जी की हत्या, ये तमाम आतंकवाद के हम दंश झेल चुके हैं, और तब भी कांग्रेस पार्टी अपने CWC रेजोल्यूशन में हमास के दंगों की निंदा करने का साहस नहीं जुटा पाई। ऐसा है। ये शर्म की, एक मिनट में खत्म कर देता हूं, ये शर्म की बात नहीं है। ये देश की सबसे पुरानी पार्टी है, इस पार्टी का DNA बदल चुका है। मैं बता रहा हूं, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की आप बात कर रहे हैं। आपने याद दिलाया, आतंकवादी को बचाने के लिए रात में 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे इन्होंने खुलवाए थे। और नहीं, ये तो आप पे आरोप ये लगाते हैं। आप आतंकवादियों को लेकर मसूद अजहर को कंधार चले गए थे। आप बाटला हाउस इनकाउंटर पे सोनिया जी की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, झरझर आंसू बह रहे थे। कौन कहने वाला था? ये इन्हीं के नेता कह रहे थे ना कि सोनिया गांधी जी रो रही थी, तो आप रोते रहिए साहब। अच्छा, आतंकवादियों पे कोई टॉलरेंस नहीं रखेंगे, 0 टॉलरेंस रखेंगे, और इसीलिए हमास की हम निंदा करते हैं और करते रहेंगे। जहां तक रही बात फिलिस्तीनियों की, भारत सरकार का स्टैंड स्पष्ट है, MEA ने स्पष्ट कर दिया है, लेकिन आतंकवादियों के साथ भारत कभी खड़ा नहीं होगा। आतंकवादियों का मुंह तोड़ जवाब ही मिलेगा। पूछेंगे कि मौलाना मसूद अजहर को छोड़ने क्यों गए थे जसवंत सिंह? ये आतंकवादियों के साथ कभी खड़ा नहीं होंगे, लेकिन उनको प्लेन में बैठा के, उनको प्लेन में बैठा के बिरयानी खिला के कंधार लेके जाएंगे। गठबंधन सरकार और स्वयं की सरकार का यही अंतर होता है। 98 में मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा था, गठबंधन में थे। आज गठबंधन में नहीं है, मोदी जी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार है। अच्छा, तो गठबंधन पूर्ण बहुमत का अंतर। आज विश्व में भारत की जो साख बढ़ी है, प्रधानमंत्री जी की जो साख बढ़ी है, वो सिर्फ पूर्ण बहुमत के कारण है। हम किसी दबाव में कोई फैसला नहीं करेंगे। तो आप कह रहे हैं वाजपेयी जी ने गलत किया था, आप कह रहे हैं वाजपेयी जी ने गलत किया, जसवंत सिंह ने गलत किया, और हम तेल किस दाम पे खरीदते रहे। अमेरिका में आंख नहीं दिखा पाया। इनके प्रधानमंत्री होते थे नरसिम्हा राव, उनकी जीवनी में लिखा हुआ है, नाउ सिंस जॉर्ज बुश इज बिहाइंड माय बैक आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ एनीवन। उनकी जीवनी में लिखा हुआ है। इनको तो अमेरिकी राष्ट्रपति अपने पीठ पे चाहिए होते थे अपनी सत्ता चलाने के लिए। क्या बोलेंगे? अच्छा, ये बताइए, क्या बोलेंगे? अच्छा, अटल जी की सरकार, मूल चरित्र और DNA बदल गया है। संजय भाई का दिक्कत ये है कि संजय जी की विचारधारा, आपके पुराने मित्र हैं, आप परिचित हैं, इनकी मूल विचारधारा कांग्रेसी है ही नहीं। अब बेचारे फंस गए गलत जगह पे। इनके मूल विचारधारा में हिंदू बात आप लिए कह सकते हैं, वो यही बात आप नहीं कह सकते हैं। मैं जेडीयू में था, मेरी विचारधारा यही थी, इसीलिए जेडीयू से मेरे मतभेद होते थे। मेरे विचारधारा नहीं बदली, संजय भाई की विचारधारा भी नहीं बदली, लेकिन पार्टी गलत है। ऐसा है, इनके रक्त में हिंदू रक्त प्रवाहित होता है। और इनकी वाणी याद कीजिए, सामना के समय में आग लगा दी थी, वो आग अपना पता नहीं क्यों दबा लिए हैं। निकाले वो आग। अच्छा, ठीक है, समझाएं कांग्रेस पार्टी को। अच्छा, मुझे निकलिए राहुल गांधी से। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि अटल जी की सरकार जब मौलाना अजहर मसूद था ना, उसको प्लेन में बैठा के जसवंत सिंह जी बाजू में लेके गए थे, कंधार गए थे, वो गलत था क्या? हाँ ठीक है, हाँ बताइए ना। हाँ ठीक है ना, 400 प्लीज बहुत अच्छा कहा आपने, बहुत अच्छा आपने इंटरवेंशन दिया, बड़ा अच्छा इंटरवीन किया आपने। तो 400 यात्रियों को बचाने के लिए आपने आतंकवादियों के सामने घुटने टेके, इसको स्वीकार कर रहे हैं आप? बिल्कुल, ये हुआ था। और उस वक्त सोनिया गांधी इस मामले में सहमति सोनिया गांधी की भी ली गई थी। अब एक मिनट, अब हमारी सहमति से ये बात तो ठीक है, ये बात ठीक है। ऑल पार्टी मीटिंग में सोनिया गांधी ने सहमति दी थी। आप जो फैसला लेंगे हम उसके साथ है, उसके बाद छोड़ने का फैसला, उसके बाद देखिए मैंने इनको कॉर्नर किया, मैं फैक्ट बताऊंगा, मुझे याद है। अगर आप उससे व्यक्तिगत तौर पे पूछेंगे, ठीक है ना, उस वक्त की सरकार का जो फैसला था, उस सरकार के निर्णय पे मैं सवाल उठाने वाला कोई नहीं होता हूं। लेकिन एक व्यक्तिगत तौर पे पूछेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे पूछेंगे, तो मैं उससे सहमत नहीं हूं। आतंकवाद के सामने 0 टॉलरेंस और 0 कॉम्प्रोमाइज की फिलॉसफी रहनी चाहिए, वो बदलनी नहीं चाहिए। कोई मामले नहीं, कैसा भी मामला है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, यही अंतर होता है गठबंधन की सरकार और पूर्ण बहुमत की सरकार का। आज मोदी जी पूर्ण बहुमत में हैं, कोई झुका के दिखा दे जरा। पहले आतंकवादी हमला होता था, आर्मी को रोका जाता था कि एक्शन मत लो। आज हम घुस के सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करते हैं। ये अंतर है, बदलता भारत ये है। आज हमें कोई आंख नहीं दिखा सकता। अपने देश पे कोई आतंकवादी हमला नहीं हो रहा है? अभी तक तो नहीं हुआ। ब्लास्ट हो रहा है क्या?
ट्रेनों में ब्लास्ट सुने? हर दूसरे दिन केरल में हो गया आपकी जहां सरकार है, हर दूसरे दिन कश्मीर में आतंकवादी घुसते हैं और ब्लास्ट करते हैं। केरल बोला गया था 370 हटा देंगे। नहीं, आप लोगों ने बोला नोटबंदी की वजह से अब आतंकवाद खत्म हो जाएगा। 370 हटा दिया, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। हर दूसरे दिन खबर आती है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घुस गए और हमारे किसी सैनिक ठिकाने पे हमला कर दिए। मुठभेड़ हो रहा है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन बेचारे लोग लाइव दिखाते रहते हैं मुठभेड़। उसके बाद की खबर भी बताइए कि आतंकवादी मारे जाते हैं। आतंकवादी मारे जाते हैं। बिल्कुल मारे जाएंगे, मारे जाने चाहिए। आतंकवाद उसी में आपको दिक्कत है कि नहीं मारने चाहिए थे? कौन बोल रहा है भाई? हमने कहा आतंकवादियों को नहीं मारा क्या? सवाल बहुत मौजूद सवाल है, बहुत मौजूद सवाल है। इसलिए क्योंकि चाहे आपकी पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये आरोप लगाया जाता है कि अडानी को प्रश्रय देने के लिए, अडानी को पैसे कमाने के लिए नरेंद्र मोदी जी हर हद तक जाते हैं। आपकी छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार है, अडानी यहाँ पे भी काम करते हैं। तो भाई अगर वो मोदी जी के इतने हॉट फेवरेट है, मोदी जी उनको इतने फेवर कर रहे हैं, तो आप छत्तीसगढ़ के कॉन्ट्रैक्ट उनसे लेते क्यों नहीं है? ऐसा है, राहुल जी ने कभी ये नहीं बोला कि किसी भी उद्योगपति को धंधा करने का अधिकार नहीं है, बिजनेस करने का अधिकार नहीं, कभी ये तो नहीं कहा। हाँ, वो ये कह रहे हैं किसी भी उद्योगपति को अनड्यू तरीके से लाभ पहुंचाने की परिस्थिति बनाने का अधिकार आपको नहीं। आप क्रोनिक कैपिटलिज्म मत करिए। एक उद्योगपति विशेष को प्रश्रय राहुल जी कहते हैं ना, हाँ, अडानी को सब बेच दिया प्रधानमंत्री जी ने, एयरपोर्ट बेचा, सब बेच दिया। क्या नहीं बेचा? अरे तो उसके लिए छत्तीसगढ़ में क्यों फायदा पहुंचा रहे हैं? इसका मतलब निकालिए छत्तीसगढ़ से अडानी को। इसका मतलब नहीं, हम राजस्थान भी नहीं, गौतम अदानी अगर व्यापार करना चाहते हैं तो ड्यू प्रोसेस में आकर के बिल्कुल व्यापार कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मोदी सरकार उनको अनड्यू एडवांटेज दे रही है, उनको प्रश्रय दे रही है, और ज्यादा से ज्यादा, जैसे मुंबई का जो एयरपोर्ट है वो कैसे बिका पता है आपको? वो तो रेड्डी चलाते थे, हैदराबाद वाले। रेड्डी से जबरदस्ती कनपट्टी पे बंदूक लगा के लिया गया है। इनकम टैक्स रेट डलवाया गया, सीबीआई का केस ओपन किया। जिस दिन उसने अपना एयरपोर्ट छोड़ दिया उस दिन सारे केस बंद। महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, तो ये गलत है। तो ये गलत किसने दिया अडानी को? ये महाविकास अघाड़ी की सरकार तो बोल रहा हूं, किसने दिया अडानी को? भाई साहब मैं तो कह रहा हूं कि उद्धव ठाकरे ने दिया था कि कांग्रेस ने दिया था? बताइए। मैं बता रहा हूं, अब किसने दिया था ना? अब बतकुच्चन मत करा। अरे आप बतकुच्चन करने से आप महाराष्ट्र के, आपको पता है? अरे मुझे सब पता है, मेरे ज्यादा नहीं जानते महाराष्ट्र को। हाँ तो बताइए ना, दिया ना, वोट दिया ना। अरे तो मैं आगे बता रहा हूं ना आपको, किसी भी उद्योगपति को काम धंधा करने का अधिकार है देश के कानूनी व्यवस्था के तहत। लेकिन तमाम उद्योगपतियों को दरकिनार करके किसी एक उद्योगपति को पूरा का पूरा मोनोपोली देना गलत है। यह राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं। आज भी उन्होंने यही कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और आगे भी कहेंगे। अगर अदानी जी यहां पे आते हैं और ड्यू प्रोसेस में छत्तीसगढ़ में कोई माइंस लेते हैं, कोई प्लांट डालते हैं, बिल्कुल स्वागत है। राजस्थान में आप दे तो ड्यू प्रोसेस, ये दे तो करप्शन। हाँ, ये समझ नहीं आता। मुंबई का एयरपोर्ट, आप दे तो ड्यू प्रोसेस, ये दे तो करप्शन। अच्छा, मुंबई का जो एयरपोर्ट जो ड्यू प्रोसेस था, क्या वो? आप कोर्ट में क्यों नहीं गए? अरे कोर्ट में चला जाता। आजकल इनका एक पुराना शक्ल हो गया है, हर वक्त कोर्ट में। अरे कोर्ट में जाके क्या मिलना आपको? कांग्रेस कोर्ट में चली जाती थर्ड पार्टी बनके, जबरदस्ती करवा लिया गन पॉइंट पे। अच्छा, ये हर बात पे यही बोलता, कोर्ट में क्यों नहीं जाते? भाई न्यायालय पे भरोसा नहीं है, हमको नहीं मिलता। आप कहते हैं संविधान बचाना है, संविधान बचाना है, तो न्यायालय पे भरोसा कीजिए। कस्टोडियन तो संविधान का न्यायालय ही है ना। हाँ, नहीं, संविधान इसलिए बचाना है अजय जी, ताकि संविधान के द्वारा स्थापित जो संस्थाएं हैं ना, वो आजादी से काम करे, स्वायत्त तरीके से काम करे। दुर्भाग्यवश आपके राज्य में उनकी स्वायत्तता नष्ट हो चुकी है। मीडिया की स्वायत्तता नष्ट हो चुकी है, जुडिशरी की स्वायत्तता। काहे का मीडिया? कौन सा मीडिया रह गया भाई? 24 घंटे मोदी मोदी चल रहा है, इसको मीडिया बोलते हैं? तो राहुल कैसे करेगा? हर 15 मिनट बदल जाते हैं। कभी बाइक चलाने लगते हैं, कभी किसान बन जाते हैं। क्या हो गया भाई? किसानों को भी जाना पाप है क्या? मोटर मैकेनिक बन जाते हैं। मैकेनिक के भी जाना पाप है क्या? कारपेंटर के भी जाना पाप है क्या? कारपेंटर हमारे देश का, कभी ट्रक ड्राइवर के पास चले जाते हैं। हमारे देश का क्यों? आता कोई काम नहीं है। आपने कभी सोचा जब खेत में जाना हो तो बरसात में जाना चाहिए ना? आपने कभी सोचा कि ट्रक ड्राइवर का दर्द क्या है? ये जाना जाए। ट्रक ड्राइवर का दर्द है इनके। आप बिल्कुल हिंदुस्तान के ट्रक ड्राइवर कहा जानेंगे। अमृतसर अंबाला में भी ड्राइवर के साथ बैठ के उसका पूरा दर्द ड्राइवर के पास बैठ के दिल्ली में जाकर बड़ी ड्राइवर का हाल जानेंगे। आप दोनों मेरे दोस्त। अरे फोटो सावन में मटन खाने लगेंगे। आप नहीं करते इसको, सावन में मटन खाने लगेंगे, बनाने लगेंगे। अजीब हालत है। आप लोग हवा में उड़ रहे हैं,
आपको जन सामान्य से अब कोई कनेक्ट नहीं रह गया है। जन सामान्य का दुख दर्द क्या है उसको जानने की कोई लालसा नहीं रह गई है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति धान के किसानों के बीच जाता है, धान की रोपनी में शामिल हो, उस पर आपको ऐतराज हो जाता है। कोई बढ़ई लोग के साथ जाता है, उस पर ऐतराज हो, कोई कूलियों के साथ हंसी आती है। अरे हंसी ऐतराज नहीं है, हंसी आती है, हमारा गरीब पे हंस रहे जाता है। अगर आप गरीब पे, कौन गरीब? गरीब देखिए, जो कहता था कि गरीबी कोई चीज नहीं होती है, गरीबी इज स्टेट ऑफ माइंड। कोई नहीं। चलते चलते मेरे पास वक्त नहीं बचा है, मुझे पता है। मेरे ये दोनों पुराने दोस्त रात भर झगड़ सकते हैं, गरीब से रात भर झगड़ सकते हैं, टीआरपी भी आएगी। गरीब से कोई हमदर्दी रखता है, उस पर अगर हंसी आती है तो मुझे कांग्रेस पार्टी गरीब से हमदर्दी रखती तो देश कब का बदल जाता। मुझे 1965 से नारा आ रहा था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीब से हमदर्दी रखना, उस पे अगर इनको हंसी आती है। चलिए अब चलते मुझे बड़ा दुख हो रहा है। दोनों को एक शेर सुनाता हूं, जगजीत सिंह का, बड़ा शानदार है। मिली हवाओं में उड़ने की वो सजा यारों, मिली हवाओं में उड़ने की वो सजा यारों, कि मैं एक जमीन के रिश्तों से उड़ गया यारों। सारा शहर ही जिसकी तलाश, सारा शहर ही जिसकी तलाश में घूमता, मैं उसके घर का पता किससे पूछता यारों। तो अभी विधानसभा का पता सब पूछ रहे हैं, मैं चाहता हूं दोनों में से किसी एक को मिले। मैं तो चाहूंगा दोनों को मिल जाए, लेकिन नहीं मिलेंगे। आप दोस्त बन जाइए, मिलीजुली सरकार बना लीजिए। सेटिंग तो बहुत होती है राजनीति में, जानता हूं, सेटिंग गेटिंग चलता रहता है। लेकिन फिलहाल आज की हमारी इस खास बहस में दिलचस्प थी, मजेदार थी, इतना ही। और जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जी न्यूज।